खुमार प्रेम का कमल किशोर को नायिका से क्षमादान तो नहीं मिला, पर वह आज यह समझ गए थे कि उनके जीवित रहते श्रृंगार त्यागी हुई पत्नी के मन में किसी कोने में वे जीवित हैं। वह अपने हृदय से जानते थे कि वह नायिका के और अपने बच्चों के अपराधी हैं। दरअसल जिस दिन वे चंदा को लेकर आए थे, उसी दिन उन्होंने 13 वर्षीय बेटे रघु के आंखों में जलती ज्वाला को देख लिया था। उसी क्षण वे कमजोर पड़ गए थे। वह दिन और आज का दिन, अपने ही बच्चों से संवाद को वह तरस गए थे। कभी उन्होंने उससे कुछ कहने का प्रयास किया तो रघु ने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया। सिर झुकाकर वहां से निकल गया। इस अनबोले से वह दुखी तो रहते थे, पर अपने कद से बड़े होते बेटे को देख वह सुखी भी थे। उनका यह बेटा उनकी प्रकृति का नहीं हुआ। बड़ी कुशलता से अपनी अम्मा और अपनी छोटी बहनों को संभाल लिया था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, घर की खेती बाड़ी की व्यवस्था से अपनी अम्मा को दूर रखता गया। शक्ल से हूबहू कमल किशोर की प्रीति मूर्ति, वही कद काठी, वही चाल, पर स्वभाव से उनसे एकदम विपरीत गंभीरता और मितभाषिता। वह अपनी अम्मा को लेकर आया था और अपनी माँ का ही बेटा निकला। ढूंढो भी तो कोई खोट ना मिले। आज सुबह से घर में कोई खटपट सुनाई नहीं दे रही थी। आज तक उन्होंने नायिका को देर तक सोते नहीं देखा था। गाय रंभा रही थी, उन्हें चारा पानी नहीं मिला था। वे उठे, गायों को सार में जाकर चारा भूसा डालकर आए तो सामने ही रघु को देख हठात कमल किशोर के मुंह से निकला, बेटा तुम्हारी अम्मा की तबीयत तो ठीक है ना? सूरज उगने को है, वह अभी तक उठी भी नहीं। रघु की बेचैन नजर सार के हर कोने में घूम रही थी। यहाँ अम्मा तो कहीं नहीं है, इतना देर तक तो अम्मा कभी की नहीं। देखता हूँ, कहकर रघु तेज कदमों से अम्मा के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। कमल किशोर को विश्वास नहीं हुआ कि इतने सालों बाद बेटे ने उनकी बात का जवाब दिया है। कान तरस गया था कि बेटा उनसे कुछ कहे, चाहे कितनी भी उनसे अपनी शिकायत करे। बेटे और पत्नी को का यह मौन ही उन्हें तोड़ दे रहा था। उनके तन का कोई रोग नहीं था, पर मन में के वे रोगी हो गए थे। उन्होंने गलती की है, वह स्वीकार भी करते हैं। अच्छा होता कि उमा और रघु उनका तिरस्कार करते, शिकायत करते, झगड़ते, कोसते तो दिल का बोझ कुछ कम तो होता। लेकिन उन्होंने तो जैसे पूर्णतः उनका परित्याग कर दिया। अपना यह परित्याग ही उनको शूल जैसा चुभता है। एक पल में उनकी अपनी दुनिया पराई हो गई थी। आज उनका होना ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। यह दुस्सह दुख ही उनकी पीड़ा थी। वह दिल से मानते थे कि यही उनके कर्मों का फल है। वह अपनी माई के दोषी हैं, अपने बच्चों के दोषी हैं, अपनी पत्नी के दोषी हैं। मन ढूंढ रहा था उमा को, उसे कुछ हुआ तो नहीं। सिर झुकाए वह कमरे में आए, देखा कि चंदा कमर पर हाथ रखे उन्हीं का इंतजार कर रही थी। कहाँ गए थे दुबे जी? अपनी मेहरारू की चिंता लगी है। भोरे भोरे देखे ना ही चांद सा मुखड़ा, दिल कसक रहा है। हे भगवान, मैं तो ठगी गई। जाने क्या देखा था तुम में, काहे चली आई तुम्हारे संग। सोचा था कुछ सुख मिलेगा, पर मालूम नहीं था कि जिसको मरद समझी वह तो बेकार निकला। अरे इतनी ही प्यारी थी वह गुलबानो, तो काहे हमारी डेहरी में आके मरे थे। कमल किशोर की आंखों में नमी उतर आई। इस फूहड़ सी औरत के लिए उन्होंने यह नर्क मोल लिया था। आज इसका विश्वास करना उन्हें कठिन लगता था। जाने जवानी की वह कौन सी प्यास थी कि घर के गंगाजल को छोड़कर नाले में डुबकी लगाने चले गए थे। पर बीते 10 सालों में अब वह इन सब से एकदम विरक्त हो चुके थे। तो तुमको रोका किसने है? चली जाओ वापस, काहे नरक भोग रही हो? जाओ वहां जहां से आई हो, मैं नहीं रोकने वाला। ये शब्द ही चंदा की दुखती रग थे। जहां से आई थी वहां तो तब भी कुछ नहीं था। यहाँ मान के सिवाय आसान जिंदगी तो थी। वह डरती थी कि सच में कहीं हाथ पकड़कर घर से निकाल ही ना दें। उसके पक्ष में खड़ा होने वाला यहाँ और वहाँ या कहीं पूरी दुनिया में भी कोई नहीं था। मुंह बिचका कर उसने कहा,
आज बेवजह अपनी दोनों सोते हुए बेटियों को झंझोड़ कर जगाने लगी। सुबह सुबह ही कमल किशोर को लगने लगा कि वह बेहद थक गए हैं। वह आंगन में निकलकर बड़े से नीम के पेड़ की छांव में लगे खाट पर आकर ढह से गए। तभी उनके कानों में रघु की आवाज आई, जो रुंझुन को पुकार रहा था। अरे रुंझुन, देखो तो अम्मा को ज्वर हो गया है, तुलसी अदरक का काढ़ा बना लाओ। तभी नायका की आवाज सुनाई पड़ी, अरे नहीं बिटिया, हम देखो हमको छूकर, कोई ताप वाप हमको नहीं चढ़ा है। जरा रात में देर से आंख लगा है। हे भगवान, दिन चढ़ाया है। अरे जरा गाय को भूसा डाल आए, बेचारी हमारी राह तक रही होंगी। लेटी रहो अम्मा, बापू ने डाल दिया है भूसा गायों को। आज कसम है हमारी तुम्हें, आज सारा दिन आराम करोगी। सारा दिन हटर हटर करती रहती हो, अपनी जान की दुश्मन आप स्वयं बनी बैठी हो। सुन रही हो ना रुंझुन, आज सब संभाल लेना, अम्मा को कुछ करने ना देना। नायिका की आवाज आई, अरे बिटिया, हमको कुछ ना हुआ है, तुम बेकार ही चिंता कर रहे हो। कमल किशोर ने देखा कि चंदा आंगन की दीवार में कान लगाए सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने सोचा यह तो उसकी रोज की ही आदत है। कमल किशोर नीम के पेड़ की छांव तले रखी खाट पर लेट गए, आंखें मूंद लीं। अधनींद की अवस्था में उन्हें यह क्या दिख रहा है? गांव का रेलवे स्टेशन। जब वह गौना करके उमा को लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, वहां से कमल किशोर का गांव 2 कोस दूरी पर था। माई ने 2 छकड़ा उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर भेजा हुआ था। छुई मुई सी 14 वर्षीय बालिका वधु को हाथ का सहारा देकर छकड़े पर चढ़ते हुए कमल किशोर रोमांचित हो उठे। 18 वर्षीय सुदर्शन दूल्हा के आंखों से दप दप झरते सपने का पहला तुषारपात तभी हो गया जब देखा कि छकड़े पर घूंघट में उनकी बड़ी भाभी पहले से विराजमान थी, जो नई बहू को साथ लाने के लिए गई माई ने भेजा था। जब कमल किशोर ने स्वयं साथ जाने के लिए छकड़े पर चढ़ने का प्रयास किया तो मना करते हुए भावज ने परिहास किया, अरे कहाँ चढ़े आ रहे हो देवर बाबू, तुम्हारी दुल्हनिया को हरण करने ही हम आए हुए हैं। तुम तो बस पीछे पीछे आओ, दुल्हन का सामान रखवा दो इस छकड़े पर और घर पहुंच मिलो। कमल किशोर का मुंह छोटा सा हो गया। कहाँ तो वह कस्बे में भाग भाग कर देखे हुए फिल्मों के जाने कितने डायलॉग याद किए हुए थे, जो उन्हें रटे हुए थे। सोचा था कि दुल्हन के कोमल हाथ अपने हाथों में वह लेकर धारा प्रवाह कर ही देंगे कि पिछले 1 साल से उनके वियोग में वह जोगी हुए थे। पिछले 1 साल से अपने मन मंदिर में उन्हें बिठाकर वह रोज उनकी पूजा करते थे, पर सारा सपना उनकी आंखों के आगे धड़ाम हुआ जाता है। हाय, यह भौजी भी ना उनकी अनारकली का हरण कर रही हैं, और वह सील संकोच के मानो पहाड़ के नीचे दबे जा रहे थे। तभी भौजी ने उनके गालों की एक चुटकी काट ली। दुखी ना हो देवर बाबू, दुल्हन तो तुम्हारी ही है, बस अभी नहीं मिलेगी। जब हमारी बहुत सिफारिश करोगे तो हम बहुत तरसाएंगे नहीं, मिलवा देंगे। तब तक दूसरे छकड़े पर साथ का सारा सामान चढ़ाया जा चुका था। बड़के बाबू ने हाँक लगाई, ए कमल, इस छकड़े पर बैठ जा भैया, हम सब भी पीछे पीछे घर पहुंचते हैं। कितना दुख हुआ था कमल किशोर को। हाय, भौजी को माई ने क्यों भेजा, और भेजा ही था तो भौजी काहे नहीं दूसरे छकड़े पर बैठ गई। उमा के साथ तो उन्हें ही बैठना था ना। वे इसी मनोभाव से में डूबे हुए थे कि भौजी ने फिर परिहास में जीभ निकाल कर चिढ़ा दिया और हाथ हिला दिया। तब तक छकड़ा को गाड़ीवान ने हाँक लिया और छकड़ा रेंगने लगा। और हाय, कमल किशोर को लगा कि छकड़े का पहिया तो उनके दिल को रौंद आगे बढ़ रहा है। उन पुराने दिनों को सजीव होते देख रहे थे कमल किशोर। और सोचते सोचते कमल किशोर के होठों पर एक सुंदर सी मुस्कान छा गई। क्या दिन थे तब। गांव के लड़कों का उनका अपना समूह था। सभी 2 कोस दूर गांव के माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते थे, जहां कभी कभार भागकर पास के कस्बे के इकलौते टॉकीज में सिनेमा देखते थे। दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, ऋषि कपूर के सभी स्टाइल अपनाने का प्रयास करते थे। मधुबाला, सायरा बानो, साधना जैसी हीरोइनों
के दीवाने थे। पढ़ने लिखने का कोई बोझ किसी के सिर पर नहीं था। पास हुए तो बढ़िया, नहीं हुए तो कोई दुख नहीं। नौकरी तो करना नहीं था, ना घर की जोत इतनी थी कि बढ़िया गुजर बसर हो जाती थी। सबको खेती कृषि ही करना था। गांव के रिवाज के अनुसार सभी 15-16 साल तक ब्याहे जाते थे। बड़ों से उन सभी की एक दूरी थी। भौजाइयाँ घूंघट में रहती थीं, अकेले किसी से किसी का मिलना जुलना नहीं था। लेकिन फिर भी देवरों से हास परिहास तो चलता ही रहता था। जब अब देखे हुए फिल्मों के प्रेम प्रसंग और भरजाइयों के फूहड़ मजाक कटाक्ष कमल किशोर को मदमस्त किए हुए थे। नए नए आए मूछों की रेखा उन्हें मर्द होने का एहसास में लपेटे हुए थी। किशोर अवस्था में ज्यादा समझ तो होती थी नहीं, अब प्रेम की कपोल कल्पित दुनिया भी सामने थी और कमल किशोर आतुर हो रहे थे। वे सोने के दिन चांदी की रातों के फोटो फ्रेम में कैद प्रेम को उमा पर उड़ेल ही दें। उन्हें जल्दी थी, इतनी जल्दी कि सब्र का दामन उनके हाथों से छूटा जा रहा था। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी अगली वीडियो सुनना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।